सुलेखा मौसी आज बहुत खुश थी। बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरी हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनकी बेटी की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। मासी जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी के हर पल को बांधकर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। मासी ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। कोई कमी न हो जाए इसके लिए वह सहायिका के साथ खुद भी किचन में घुसी थी। लड़की वालों ने पकवानों को सराकर जी भर कर खाया। तारीफ सुनकर मासी खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर बैठक में जाने लगी। जैसे ही किचन से निकली, मौसा जी कड़कती आवाज में सुनकर ठिठक गई। वे मासी को देखते ही दांत कूटते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना। सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर निहाल हुई जा रही है। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या। उन्होंने मासी के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वहीं पटक दिया और आंख तरेर कर बोले, जाओ और टिप टॉप होकर साड़ी बदलकर चुपचाप से दूसरी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम भी जाहिल खानदान से ही हो। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी बहुत चक्के से देखते रह गए। मौसा जी की बात सुनकर मौसी की आंखें भर आई। हिम्मत थी नहीं कि नजर उठाकर कुछ कहती। कभी प्रतिरोध किया ही नहीं। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते कोई मेरी बेइज्जती करने का। न समय देखते हैं न जगह। मासी अपने आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गई। मौसा जी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारते हुए सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। मासी बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी की भी एक कथा है। बुआ जब विदा होकर ससुराल आई थी तब मायके वाले ने अपनी हैसियत से ढेरों साड़ियां दी थी, पर उसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुन्नी में देख मासी के सास ससुर भड़क गए। उसी समय मासी की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्योहार में मायके से मासी के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजें। हमारे खानदान की बहुएं होकर पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती हैं। बेचारे मायके वाले जितना अपना चादर था उसी में ही सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्योहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता ने ही उसे ऐसा घरवर दिलाया था, वरना उनकी हैसियत कहाँ थी जो ऐसा ससुराल ढूंढते। खैर, अब बीती हुई बातों को याद करना मन खराब करने का समय नहीं था। मासी बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है। दुल्हन वाली लोग तुम्हें देखने थोड़े ना आए हैं। अब तुम मदर इन लॉ बनने जा रही हो, थोड़ा सा तो चेंज हो जाओ अपने आउटफिट में। मासी बेटे की बातों पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम फलने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। मासी क्या कहती। वह तो पति का हुक्म मानकर यह भारी भरकम लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही थी। दरअसल मासी को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था, मौसा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। मासी से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बड़े प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। मासी ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी मौसा जी ने मौसी को घूर कर देखा। बेचारी मासी ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से मासी के बेटे की शादी हुई। दुल्हन विदा होकर आ गई। वह साथ में ज्यादा धन दौलत तो नहीं लाई, पर साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी।
सिमटी सकुचाई हुई। जब उसने मासी के पांव छुए तो मासी ने उसे ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था, या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे मासी के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि मासी को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि मासी को बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। मौसा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने मासी को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी, इसलिए हमने बेटे को ब्याह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। मासी ने मौसा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन न ले। बेटा का भी तैश कम नहीं था। बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे विशेष मजा आता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। मासी ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर। बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, फिर शादी ही क्यों किया आपने जब रिश्तों का अपमान ही करना था। मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने ताव में बहू पर हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता, इसके पहले ही मासी ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़ कर रख दूंगी, समझा। स्टेटस की दुहाई देता है संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। मासी के नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफी नहीं मांग लेगा। बेटे को आग्नेय आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा मैं तेरे पिता का मनमानी करने दूंगी। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं विरोध नहीं कर पाई तो तुझे भी खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ, समझा। मासी का बेटा माँ का ये रूप देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को आवाज उठाते नहीं सुना था खुद के लिए। लेकिन आज माँ का नया रूप उसके सामने था। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही देख वही सब करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसा रहे, कभी बच्चे माँ बाप से कोई गलत व्यवहार ना सीखें। हमेशा बच्चों के सामने प्यार से रहें, उनके सामने कभी अपशब्द ना कहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी।